छात्रों, हम इस वीडियो के माध्यम से आज कक्षा 8वीं की इकाई व्याकरण के महत्वपूर्ण घटक को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम बोलते और लिखते समय हर पल करते हैं। और वह घटक है क्रिया के काल। हम जब बोलते हैं, लिखते हैं, तब हर वाक्य में कुछ न कुछ क्रिया होती है, जैसे खाना, पढ़ना, चलना, खोलना, उठना, बैठना, जाना, आना। ऐसे कई उदाहरण हम बता सकते हैं। आज हम यह सीखने का प्रयास करेंगे कि काल की परिभाषा क्या है। पहले हम काल की परिभाषा देखते हैं। काल यानी क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहा जाता है। मतलब कि वाक्य के अंत में जो क्रियावाचक शब्द आता है, जिससे हमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, और उसी शब्द से क्रिया के समय का बोध हमें होता है, उसे काल कहा जाता है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि हमें वाक्य के अंत में आने वाले शब्द पर ध्यान देना है, जिससे हमें समय का बोध होता है। उसी शब्द से हम काल को पहचान सकते हैं। सामान्य तौर पर काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। मराठी हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, सभी भाषाओं में काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल है। उदाहरण के जरिए हम एक एक काल का अब अभ्यास करेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण दिख रहे हैं। जो पहला उदाहरण है, मैंने खाना खाया। दूसरा उदाहरण है, जिग्नेश नाटिका देखने गया। अब हमने पहले जब कहा था कि हर एक वाक्य में क्रिया रहती है, जैसे कि इस पहले वाक्य में खाने की क्रिया है और इस वाक्य के अंत में खाया यह क्रियावाचक शब्द आया है, जिससे हमें समय का बोध होता है। खाने की क्रिया अभी जारी नहीं है, मतलब मैंने खाना खाया है, खाने की क्रिया खत्म हो गई है। दूसरे वाक्य में नाटिका देखने की क्रिया बताई गई है, जबकि जिग्नेश ने नाटिका देखने गया, यह गया शब्द क्रिया के समय का बोध कराती है। इन दोनों उदाहरणों से हम भूतकाल की परिभाषा स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में क्रिया का पूरा होना प्रकट होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी खाना खाने की क्रिया हो चुकी है और नाटिका देखने की भी क्रिया खत्म हो गई है, इसीलिए हम इसे भूतकाल कहते हैं। अब हम काल के दूसरे भेद वर्तमान काल को सीखने का प्रयास करेंगे। अब आपके सामने कुछ उदाहरण दिख रहे हैं। इसमें पहले उदाहरण है मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा उदाहरण है जिग्नेश नाटिका देख रहा है। अब इन उदाहरणों की तरफ हम देखें तो जो वाक्य में जो क्रिया है वो अभी चालू है, और इसी के ज़रिए हम देख सकते हैं कि पहले उदाहरण में मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें रहा हूँ, और दूसरे उदाहरण में जिग्नेश नाटिका देख रहा है, इसमें रहा है। इन शब्दों से हमें क्रिया के समय का बोध होता है और ये समय वर्तमान स्थिति दर्शाता है, इसलिए हम इसे वर्तमान काल कहते हैं। अब हम काल के तीसरे भेद यानी भविष्य काल के कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है मैं खाना खाऊंगा। दूसरा उदाहरण है जिग्नेश नाटिका देखने जाएगा। अगर इन दोनों वाक्य की तरफ हम देखें तो उसमें ना क्रिया हो चुकी है, ना क्रिया चालू है।
अभी क्रिया की कोई समय निश्चित नहीं हुई है। ये क्रिया भविष्य में शायद होगी, इसलिए इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में क्रिया का होना प्रकट हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। इस तरह आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्रिया के तीनों भेद के बारे में जानकारी प्राप्त हासिल की है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। बाय।